जो मेरे को सबसे बड़ा थ्रेट लग रही है अभी, एक तो ये टेरिटोरियल वाटर्स में टैंकर्स को उड़ा देना बहुत बड़ा लफड़ा है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी तेल भर रहा हो, उड़ा दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो तो सबसे बड़ी पावर है, ईरान की सबसे बड़ी पावर है। और इसीलिए इतने दिनों तक ये गल्फ वाले कंट्रीज जो थे ये यूएस को पालते रहे कि भाई हम तुम्हारे डॉलर्स में ऑयल को भी डिनोमिनेट करेंगे, तुम्हारा पेट्रो डॉलर जो है उसको हम जिंदा रखेंगे, पाएंगे, और तुम्हारे बेसिस भी यहाँ रखेंगे, उन बेसिस के लिए पैसा भी देंगे। ये सारा काम इसीलिए तो किया था कि ये इनको पता था कि भाई ये दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए वो पूरा का पूरा अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहे थे। वो तो पूरी तरह से फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। अच्छा, मतलब दूसरी यूएस खुद अपने सारे बेस इवैक्यूएट करके जा चुका है। एक भी उसका 90% एक भी गल्फ के छोड़िए, इराक में भी जो उसका एरबिल का एयर बेस है वो भी, और चाहे वो आपका जिसको बोलते हैं ये कुवैत का जो है उनका अल सलीम, रियाद के पास में अल सुलेमान, ये आपके अल जाफरा है ये यूएई में, सारे के सारे बेसिस इन्होंने खाली कर दिए। कतर वाला अल उदैद, या तो खाली। ये बहरीन वाला मनामा का जो ये 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, सारे जगह इन्होंने इवैक्यूएट कर दिए। तो भाई ये किस लिए बनाए थे यहाँ पे? अब सवाल ये है, देखिए ये तो खुद कह रहा है, पीट हेगसेथ कह रहा है युद्ध शुरू होने से पहले 90% अमेरिकन तो मैंने निकाल दिया ना, जो इनके मिसाइलों की रेंज से बाहर है, इनके वहां छोटा जो मेन स्टाफ रखना है 50-1,000 लोग इनके, बाकी तो उन्होंने निकाल दिए। अच्छा, तो जो एयरक्राफ्ट सबसे कैरियर लेके आए हैं, उसको 1000 किलोमीटर दूर खड़ा कर रखा है। हाँ, उसको अपनी सेफ रेंज में रखा है ना इन्होंने। अच्छा, दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था सर, एक तो ये जो ये मेरे को कहना था, इन्होंने एक जो ये ठोक दिया बेस, मतलब जो इन्होंने ये अपना लोडिंग बे में एयरक्राफ्ट वो टैंकर को ठोक दिया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मुझे एक बड़ा एस्केलेशन लग रहा है, वो ये है कि अल्टीमेटली ये मसला आपको किसी भी एंगल से सुधरता हुआ नहीं लग रहा। ये मसला सुधरेगा नहीं, ये मसला फिलहाल ऐसे ही चलेगा। और जो ईरान का सबसे बड़ा खतरनाक वेपन है, जिसको लेके मैं खुद चिंतित हूँ, वो ये है, मैंने देखे इनके पास टनल्स है सर, टनल्स में इनके पास एक तो वो है वाटर ड्रोन्स, अनमैन्ड वाटर ड्रोन्स। वो जो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना बहुत चौड़ा तो है नहीं, लिमिटेड चौड़ा है। अगर आपने वाटर ड्रोन डाला बिफोर द टाइम इट हिट शिप, उसका नैरोएस्ट पार्ट 33 किलोमीटर है सर आपके पास कुछ मिनटों का टाइम है उसको इंटरसेप्ट करने का, एक वो है। और जो इनके पास वो स्पीड बोट्स है जिसके ऊपर वो मशीन गन लगी है और वो रॉकेट लगी, एक आध आदमी दो आदमी बैठेगा उसमें, सुसाइड मिशन होगा। बट अगर जब तक वो दोनों ध्वस्त नहीं हो जाते तब तक, इवन इफ यू ड्राउन देयर 61 शिप्स जो आपने ड्राउन कर दी है, स्टिल दे कैन कॉज सब्सटेंशियल हार्म टू यू। क्योंकि ये दोनों ऐसे वेपन्स है ना, ये सुसाइड अटैक पे है, सुसाइड अटैक वाले वेपन्स है। ये फिदाइन अटैक, और फिदाइन अटैक दुनिया में कहीं भी हो जिसपे होता है उसका नुकसान तो होता ही होता है। अब इतना हो या इतना हो, दैट इज डिबेटेबल। तो यहाँ ये दोनों चीजें इनको समझना पड़ेगा, इसका क्या व्यवस्था करनी है। क्योंकि धीरे धीरे जितना आप IRGC को ठोकोगे, पीटोगे, खत्म करोगे, वो आर्मी से हिजबुल्ला बन जाएगा, वो आर्मी से हमास बन जाएगा। फिर वो छोटे छोटे गुरेला अटैक करता रहेगा, और वो करने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अल्टीमेटली छोटा अटैक करने में कितने लोग लगते हैं, 8-10 मर भी गए, 8 मर गए, 10 मर गए, ऐसे कितने लोग आपके पास है जो छोटे छोटे अटैक कर सकते हो आप। तो क्योंकि अगर जब तक ये IRGC बन के लड़ता तो तब तक तो आपका पलड़ा भारी है। जिस दिन ये हमास हिजबुल्ला के सेम लेवल पे आ गया और उसकी तरह लड़ने लगेगा, वहां दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वहां सुसाइड अटैक्स और ये जितनी भी चीजें वो काफी सारी बढ़ेंगी, और वो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। मेरे को ये ड्रोन बोट से, क्योंकि जो कल टैंकर आपने देखा ना सर, जो थाई टैंकर जो मुंबई आ रहा था, अगर आप उसका हल देखें, वो भी ड्रोन बोट से हिट किया गया था। वो हवाई वाला ड्रोन नहीं था, वो वाटर ड्रोन से 99% हिट हुआ है। अनमैन्ड वाटर ड्रोन से वो हिट हुआ। तो जैसे वो एक बार रशिया के ड्रोन टैंकर, से तो वो मयूरी नारी हिट हुआ था, मयूरी नारी थाईलैंड ना, वाला। थाईलैंड वाला। वो उसको UAV ने, यानी एरियल व्हीकल ने हिट किया था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने। अगर आप देखेंगे ना सर, नीचे हल्क में उसके छेद था, जो समुद्र के बाहर जैसे प्रोपेलर के पास उसमें बहुत बड़ा छेद था। तो हो सकता है वो, जैसे वो CBB ड्रोन है ना यूक्रेन का, कुछ ऐसा ही हो, CBB जो मिलता जुलता वो ड्रोन हो, उसने जाके इनको, उससे जाके उन्होंने हिट किया हो। तो ये मैं अब भी मानता हूँ कि ये वाला, ये दो बड़े मसले हैं, होल्डिंग बेस में अटैक करना
और ये अनमैन्ड ड्रोन्स और ये स्पीड बोट्स वाला ना 2 आदमियों का सुसाइड मिशन, अगर ये काफी बोट्स निकाली जाए तो ये काफी आपको दिक्कत कहीं दे सकती है। जब तक आप इनको पूरी एलिमिनेट नहीं करोगे, आप ये नहीं कह सकते स्टेट सेफ है। हाँ, माइंस आप डिटेक्ट कर लोगे, माइंस निकाल लोगे, माइन स्वीपर्स आते हैं, पर ऐसे अटैक का क्या करिएगा? एंड दे डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप ने कल कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस इज सेफ, आई डोंट थिंक दैट इज राइट, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ ट्रम्प की तो किसी भी बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता। वो कहने से नहीं होता। वो तो बढ़िया आदमी है, उसका कोई मतलब नहीं है, गधा है एक नंबर का। जो भी उसके चक्कर में पड़ा वो मरा, सीधी सी बात है। अब अब आप ये हमारे देखिए कि कल इन्होंने वो कुदस नाम की कोई जगह है, उसके ऊपर बहुत भारी बॉम्ब डाला है। लोग कह रहे हैं कि साहब इट कुड बी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। अब ये पता नहीं है कि भाई है या नहीं है। कि दैट इज द केस तो फिर तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर तो आप यू कैन नॉट देन स्टॉप ईरान फ्रॉम रिटेलिएटिंग। नहीं, वो जो एक जो वेपन कल इन्होंने डेफिनेटली, मैं 2-3 वेपन इनके ट्रैक कर रहा था सर कल। एक तो ये GBU-57 जो सबसे बड़ा वो बंकर बस्टर है, वो तो यूज कर रहे हैं। और एक और इनका बहुत हेवी बॉम्ब है, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो B-52 में डालते हैं, जेट जेट एडगैम्स और समथिंग इज देयर नेम, दे हैव बीन यूजिंग दैट। और ये कह रहे हैं कि हमने इस्फहान में काफी चीजों को ध्वस्त किया है, इनके अंडरग्राउंड स्टोरेजेस को हमने ध्वस्त किया है, काफी चीजें हमने हटा दी है। पर हाँ, एक बात तो है, ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता तो सब्सटेंशियली गिरी है, मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता तो सब्सटेंशियली गिरी है। लग तो नहीं रहा था। अब तो वो अपनी वो क्या बोलते हैं, वो खैबर मिसाइल्स चला रहे हैं, खुर्रम शहर चला रहे हैं। जो उन्होंने पहले 10 दिन नहीं चलाई, उसको चलाना शुरू कर दिया है। वो तो सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल्स है। पर सर नंबर वाइज गिरी है ये तो काफी। अगर आप देखेंगे इजराइल पे भी जो अटैक्स हुए हैं, कल तो मेन अटैक हिजबुल्लाह ने किया, 150 मिसाइलें जो एक साथ चलाई थी, हिजबुल्लाह ने चलाई थी। इनकी मिसाइल चलाने की क्षमता तो गिरी है काफी, इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है। बट पर फिर भी सबसे खतरनाक ही IRGC के मोड में नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये हिजबुल्लाह के मोड में आ जाएंगे ना, हिजबुल्लाह का बड़ा भाई, ये छोटे छोटे मल्टीपल अटैक कर सकते, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, दे आर मोर डेंजरस देन। हाँ, बट तब एक एडवांटेज आपका है, ये है कि दे कैन नॉट एनाइलेट इजराइल, वो आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगा। बट इनके अटैक करने की क्षमता बढ़ेगी, एक तो ये मेरे को इनका जो व्हाट दे हैव टू बी वरीड अबाउट। और पर आज मैं ये भी देख रहा था, मैसूद पेजेस्किन ने सीज फायर की 3 कंडीशंस लगाई थी कि जी हम सीज फायर करने को तैयार है, ये कंडीशंस है। कल कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। अब अब मुश्तबा खमीनी क्या डिसाइड करता है, डिसाइड उस पर करता है, क्योंकि मैसूद पेजेस्किन तो कह रहा था भाई एक तो हमें खामियाजा दो जो उतना हमने नुकसान किया है, और दूसरा कह रहा था भाई 3 हमें, शर्तें लगाई उसने, 3 शर्तें। हाँ, एक तो लॉस जो हुआ है पे फॉर दैट, और हमारी सरकार लेजिटिमेट है और वी आर द रूलर्स ऑफ ईरान, उसे मानो, और फ्यूचर में अटैक नहीं करोगे, इसकी गारंटी दो। अगर ये 3 शर्तें मंजूर है तो वी कैन टॉक ऑन सीज फायर, ये उसका आया था। पर अब मुश्तबा के जो हम आप अभी जो मैं आपको बता रहा था सर, जो शो से 2-3 मिनट पहले बातें हुई, ये सब बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है भाई ये शेडो 3 चीजें आई हैं ईरान न्यू सुप्रीम लीडर इन हिज फर्स्ट एड्रेस। ये रिपोर्ट हो रहा है स्पुतनिक इंडिया द्वारा। Number 1, we must preserve the option to close the Straits of Hormuz and, if necessary, open new fronts. Number करेक्ट 2, all US bases in the region should be closed. They will be targets for new attacks. Number जी। 3, we believe in friendship with our neighbors and we strike only military targets, military bases. ये तो होटल पे भी चला रहे हैं, एयरपोर्ट पे चला रहे हैं। कारण ये है ना सर, मैं जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए अगर ऊपर की 2 लेयर ऑफ लीडरशिप निपट गई है और रोज मर रहे हैं लोग। देखिए कल जनरल जमेर जो इसराइल के आर्मी के चीफ है, उन्होंने एक बात अच्छी कह रहा है, वी किल्ड थाउजेंड्स ऑफ देयर मैन। अब देखिए 7,500 टारगेटिंग तो अमेरिका ने की है, इतनी लगभग लगभग इसराइल ने की है। अगर 14-15 हजार पॉइंटेड बॉम्ब्स आपने गिराए हैं, तो उसमें काफी लोग, काफी इंस्टॉलेशन अगर जाती तो लोग भी जाते उसके साथ। अगर 14,000 इंस्टॉलेशन आपने अटैक किए, मैं एक इंस्टॉलेशन में 4-5 लोग भी मानूं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने लोग गए। एक इंस्टॉलेशन में 2 लोग भी मान लीजिए ऑन एवरेज, कितने लोग गए। तो अब जब ये सारी चीजें हो गई है, तो वहां जो IRGC भी कर रहा है ना सर,
वहां कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं। मैसूद पेजेस्किन ने तो पहले खुद बोला था कि कोई मैं पड़ोसियों से माफी मांगता हूँ, किसी पे अटैक नहीं होगा। अब जो लोकल कमांडर है, जिसे हम कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, अभी तो उसके हाथ में बॉल है, वो जहां मर्जी चलाए, उसका यूनिट है, उसके पास जो असला जहां मर्जी चलाए। अब वो पूछ के थोड़ी ना मान रहे किसी का। देखिए, अगर आप देखें लॉजिकली, ये ईरान की पोजीशन को भी पूरे मिडिल ईस्ट में वीक कर रहा है। और जो शिया सुन्नी वाला बैर है, ये तो पूरा अब ना वो सीमेंटेड हो गया। ये तो पूरा मतलब अभी तो कोई बात नहीं कर रहा इसकी, पर ये तो बिल्कुल वो कंक्रीट में अब डल गया। अब ये कुछ 500 साल 1000 साल और चलेगा इस जंग के बाद। थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस कम होने लगा था, पर ये फिर चला गया, क्योंकि अभी तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं ना सर। अब देखिए, जब मैसूद पेजेस्किन के कहने के बाद फिर अटैक हुआ, फिर अगराची आके बोलते हैं नहीं नहीं, हम आप पे इसलिए नहीं अटैक कर रहे कि आप हमारे पड़ोसी, इसलिए बिकॉज आप अमेरिका के एलाई हो, इसलिए हम आप पे अटैक कर रहे हैं। भाई अमेरिका के एलाई हो तो होटल पे क्यों चला रहे हो भाई? एयरपोर्ट पे क्यों चला रहे हो? टैक्सी स्टैंडों पे क्यों चला रहे हो? रिजॉर्ट्स पे क्यों चला रहे हो? अगर आप मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हो तो ठीक है भाई। ऑयल फैसिलिटीज पे क्यों चला रहे हो? अगर इसराइल ने आपकी ऑयल फैसिलिटी तेहरान के आसपास उड़ा दी, तो आप अपने मुसलमान भाइयों की ऑयल फैसिलिटीज पूरे मिडिल ईस्ट में उड़ा रहे हो, तो फिर तो शिया सुन्नी का ही बैर हो गया ना। अब तो तब से कह रहे हो हाइफा हाइफा टारगेट कर रहे हो, हाइफा तो टारगेट कर नहीं पा रहे हो। तो बेचारे ओमान की फैसिलिटी उड़ा दी, बहरीन की उड़ा दी, दुबई की उड़ा दी। और मुझे समझ नहीं आ रहा दुबई से विशेष प्रेम क्यों है इनको, इतना क्यों ठोक रहे दुबई को? दुबई के तो हाथ, मतलब यूएई की तो हाथ के पीछे बढ़ गए, क्योंकि रोज इनको ठोकना है। सऊदियों को थोड़ा इन्होंने कम कर दिया। और हाँ, मुझे वो मस्करा याद आया बाय द वे, इशाक, क्या नाम था उसका, इशाक डार, कि मैंने जी फोन लगाया और मैंने बोला उनको ईरान, मतलब मैंने उनको ईरान में कि आप ऐसा करें, आप हमारे पार्टनर है सऊदी, इनको आप अटैक ना करें। और जब से उसने फोन लगा, तब से उन्होंने दबा के दुगना अटैक करना शुरू कर दिया। दिन में 3 बार कर रहे तब से अटैक। और मैंने बोला कतर को अटैक ना करें, ये भी हमारे साथी है। तब से उन्होंने कतर पे डबल अटैक कर दिया। और ये पाकिस्तानी हमारे पता नहीं कहाँ मर गए। ये तो कह रहे थे हम जंग करने जाएंगे, गजवा करने जाएंगे, हम तो लड़ेंगे ईरान से। अबे कहाँ मर गए? कल तो लिंडसी ग्राहम ने सऊदियों को एक बात बताई, कहता यार एक बात बताओ, तुम्हें मिलिट्री पैक्ट करना था, हमसे करो ना, क्योंकि अगर तुम पे ईरान हमला करता, हम युद्ध में आते। तो मतलब मोटा मोटा कह रहा, तुमने जो पाकिस्तान से पैक्ट किया, पाकिस्तानी आए तुम्हें बचाने, पाकिस्तान ने कुछ किया। यहाँ एक और बात है, हमने पीछे डिस्कस किया था आपके शो पर सर, ये मोहम्मद बिन सलमान कह रहे थे मुझे F-35 दे दो, और कह रहे थे जी मुझे ईरान के लिए चाहिए। मैंने कहा सर इसको इजराइल के लिए चाहिए, ईरान से कोई मतलब नहीं इसका। अब मुझे बताइए, ईरान ने इतना ठोका यार, F-16 तो निकाल मेरे भाई, जब F-16 कम पड़ेगा तब F-35 मांग लेना। आपके पास इतना असला है, आपके पास इतना इक्विपमेंट है, इतने जहाज है, और आपको इनके पास तो एयर डिफेंस ही नहीं है। ईरान के पास ना कुछ नहीं है, वो तो आओ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखिए ना, ये जो अंदर की पॉलिटिक्स है ना सर। आप F-35 मांग रहे थे ईरान के अगेंस्ट, ईरान मुझ में हमला ना करे। ईरान ने तो आप पे 25 बार हमला कर दिया मेरे भाई। व्हाई आर यू नॉट आस्किंग फॉर मिलिट्री टू ब्लास्ट देम? नहीं कर रहे हो आप। तो मतलब F-16 यूज नहीं करो, F-35 का क्या करोगे? और इजरायली वैसे बोल चुके थे, बोला अगर वो मिलेगा भी हम उड़ने नहीं देंगे उनको। अगर गलती से अमेरिका ने दे भी दिया, उड़ने नहीं देंगे उनको, वो तो अलग बात है। देखिए सर, इस क्षेत्र का अल्टीमेट दरोगा बनेगा इसराइल, जो मेरा शुरू से प्रोडिक्शन था। इसराइल इस क्षेत्र का दरोगा बनेगा, और कोई भी कंट्री अगर ये नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। दरोगा तो ईरान बन गया। ईरान ने सिद्ध कर दिया कि वो इस क्षेत्र का दरोगा है। आप होर्मुज क्रॉस नहीं कर सकते ईरान की परमिशन के बिना, ये उसने एस्टैब्लिश कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स ने हल्ला गुल्ला करके भी कि साहब कि हम अपने नेवी भेजेंगे, हम अपने नेवल वेसल्स भेजेंगे, हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे। क्या हुआ? ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। वो मैरीटाइम इंश्योरेंस की ट्रम्प बात कर रहा था ना, वही तो था। हम अपनी नेवी को एस्कॉर्ट कराएंगे, किसी को भी भेजना हो हमें बोलो, फ्री में हम अपनी नेवी देंगे। और देखिए, मुझे जो लगता है सर, अभी जो मिडिल ईस्ट की जो परिस्थिति और चेंज होगी विद टाइम। देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, किसके मतलब ना, हु इज इमर्जिंग द विनर। बट एक बात मेरे को पूरा पक्का है, अगर इन सुन्नी मुल्कों ने कुछ नहीं किया, इफ दे डिसाइड नॉट टू डू एनीथिंग, शायद 15-20 दिन के बाद इनके पास कुछ करने को बचेगा ही नहीं। अब इनके पास क्या, देखिए अगर बैंक्स पे अटैक शुरू हो गया, डिसैलिनेशन पे स्टार्ट शुरू हो गया, और पंपिंग स्टेशन पे अटैक शुरू हो गया, ये 3 लेवल से। और उसके बाद बचता है बिजली, चौथा लेवल है बिजली। अगर 4 इन चीजों पे अटैक शुरू हो गया, तो फिर क्या करोगे भाई? इट्स ए ड्रेडफुल डेजर्ट। अगर इन 3-4 चीजों पे अटैक हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका हथियार, आपका सब दरे का दरा रह जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू हैव टू स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग जेट्स।
क्योंकि वो सामने वाला तुम्हें नहीं छोड़ रहा। अच्छा, वो सीरिया पे अटैक नहीं कर रहा, वो वहां अटैक नहीं कर रहा जहां शिया है, वो तो वहीं अटैक कर रहा ना जहां सुन्नी है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम किसका लिहाज कर रहे हो? तुम्हें तो या तो तुम्हारा ये मतलब हो कि सारे सुन्नी शियाओं से डर गए। भाई सुन्नियों की औकात ही नहीं शियाओं से लड़ने की, या तो ये बात होगी। ये तो मैं आपके शो पे पहले कई बार कह चुका हूं सर, आज फिर कहूंगा, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जो अमेरिका से पंगा ले सकती है, और लिया वो ईरान। इनमें से किसी की औकात नहीं, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, ये मैं अब भी फिर कहूंगा, अमेरिका और इसराइल से पंगा लेने की औकात सिर्फ ईरान की है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, और किसी की नहीं है। मतलब सुन्नी वाकई कमजोर है, सुन्नियों में वो दम नहीं रहा, मतलब कमजोर है ये, मतलब बात नहीं है वो, मतलब अमेरिका की जी हजूरी करते हैं, लड़ नहीं सकते। मतलब अभी आप देखो, जिस ईरान के, आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान का एयर डिफेंस है, वहां जहाज भेजने में डर लगता है। भेज दो ना जहाज, क्या है, वहां तो घूम के आ जाएगा, कम से कम तुम्हारा लगा तुम्हारा जहाज गया। बट मुझे लगता है ये लोग सारे हल्के हो गए, एंड दे आर रियली स्केयर्ड ऑफ ईरान। मुझे लगता है दे आर ऑल रियली स्केयर्ड ऑफ ईरान, ये कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे। और आपका जो अमेरिका है, अगर जो अभी परिस्थिति बन रही है सर, उसको भी लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने इन लोग को यूज कर लिया, इनसे फायदा निकाल लिया। पुतिन भी चुपचाप बैठे हैं कि भाई मेरा भी तेल बिकेगा। अमेरिका बैठा, मैं तो आपके शो पे कह चुका हूँ, द ऑयल हैज मूव्ड फ्रॉम मुस्लिम ब्लॉक टू क्रिश्चियन ब्लॉक। अभी क्रिश्चियन ब्लॉक के पास आपसे ज्यादा तेल है, और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी रही, आपका ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बर्बाद होता रहा, तो भैया आप तेल बेचने लायक भी नहीं रहोगे।